और एक रीसेलर सर्टिफिकेट है। अब वैट कहाँ पर इस्तेमाल होता है और रीसेलर सर्टिफिकेट कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जब हम यूके की बात करते हैं तो यूके में हमेशा वैट कंसीडर होता है, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स होता है। और हमारे पास अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पर रीसेलर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, रीसेलर सर्टिफिकेट की भी सब्सक्रिप्शन होती है, लाइक पर ईयर की लिए वो बाय किया जाता है, फिर उसके बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, तो वो तो एक जस्ट सर्टिफिकेट है, लाइक हमें जस्ट सर्टिफिकेट की फॉर्म में मिल जाता है और उसी सर्टिफिकेट को हम यूज करते रहते हैं। लेकिन जो वैट होता है, वैट होता क्या है? बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स होता है, यानी कि जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं या आप सेल करते हैं, दोनों सिचुएशन में आपको गवर्नमेंट ऑफ यूके को पे करनी पड़ती है अमाउंट। ठीक है, कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है, इसके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। अब इस पैकेज में हम देखेंगे कि किस तरह से वैट को दिया जाता है। जब कोई चीज़ परचेज करेंगे तब भी हमें वैट देना पड़ेगा, और जब हम कोई चीज़ सेल करेंगे तब भी हम वैट को कलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि हम होलसेलर होंगे और रिटेलर के तौर पर चीज़ें रिटेल प्राइसेस पर सेल कर रहे होंगे, होलसेल भी कर रहे होंगे, उसके साथ साथ रिटेलिंग भी कर रहे होंगे। तो बेसिकली जब हम होलसेलिंग का काम करेंगे, हम चीज़ों को बल्क में परचेज करेंगे, तो हमें हर प्रोडक्ट के साथ 20% वैट देना पड़ता है। ठीक है, 20% ईच प्राइस, यानी कि जितनी, अगर फॉर एग्जांपल 10 पाउंड्स की एक चीज़ है तो उसमें अगर वैट की बात की जाए तो वैट आपको $2 देना पड़ेगा, यानी कि वो प्रोडक्ट आपको 12 की पड़ेगी। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो आपको प्राइस नजर आ रही है वही प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी, वैट इसके अलावा होता है। जब आप बल्क में भी चीज़ खरीदते हो उसमें कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं होता कि भाई आप अगर 100 से ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हो तो आपके पास वैट में कमी आ गई। वैट के बेसिकली प्लान होते हैं, एक 20% वाला प्लान होता है, एक 7.5% वाला, 5 to 7.5% वाला प्लान होता है, और एक 0% प्लान होता है। ये तीनों प्लान्स मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ वन बाय वन कि ये क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले आपने याद रखना है कि जो प्लान हमने कंसीडर किया होगा ये हमने बाय किया होगा, जो प्लान हमने ऑन किया हुआ है उसी प्लान के मुताबिक हमारी डिडक्शन होगी। ठीक है, जब हमने चीज़ें परचेज की तो वैट की वैल्यू हमें साथ में ऐड करके देनी पड़ेगी, और जब हम सेल करेंगे उन्हीं प्रोडक्ट्स को, जब हम रिटेलर में जाकर सेल करेंगे वन बाय वन, तो वही प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टमर वैट पे करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमने 20% का प्लान लिया है तो जो बायर होगा, जो कस्टमर होगा, वो भी 20% के हिसाब से वैट हमें पे करेगा। तो इसमें इस तरह से होता है कि जब वैट हम एक एक प्रोडक्ट सेल करके वैट हमारे पास ही आता जाता है। ठीक है, फिर हमने उस वैट को एक साथ इकट्ठा करना होता है और वो दोबारा से वापस करना होता है जाकर। अब जब हम वापस करते हैं यूके की गवर्नमेंट को वो वाला वैट जो हमने कलेक्ट किया होता है, तो उसके बाद यूके की गवर्नमेंट हमारी जो हमने डिपॉजिट करवाया होता है उसमें से वो वाला जो वैट है वो माइनस कर देती है। हमारा वो जितना, अगर फॉर एग्जांपल हमने 1000 पाउंड जो है वो वैट दिया था, हमने 400 का वैट इकट्ठा कर लिया, हमने गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। अब वो जो 400 हम जमा करवाएंगे वो हमारा क्रेडिट बन जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर हम 1000 पाउंड वैट दोबारा पे करने, यानी कि इतनी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं दोबारा से 1000 पाउंड बन जाते हैं, तो 1000 की बजाय हमें 600 पाउंड पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैट का बेसिकली एक बेसिक आपको मैंने पर्पस बता दिया। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वैट की जो इनवॉइस है, मुझे फॉर एग्जांपल मैं जिससे परचेज कर रहा हूँ उसने मुझे वैट की इनवॉइस दे दी। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास मेरा वैट पड़ा हुआ है जी, ऐसे तो मैंने तो उसको पे करना है। बिल्कुल ऐसे हमने करना ही करना है पे, हम पे करेंगे। एडजस्टमेंट उसकी कैसे करें? जी, एडजस्टमेंट उसकी लाइक इस तरह से होती है कि कैशबैक होता है इसके अंदर कि मतलब आप समझे कि आपने जितने पैसे वहाँ से कलेक्ट करके उधर जमा करवाएंगे ना, तो वो आपके फिर मतलब वो फाइल में जमा होंगे, असल में हमने जमा नहीं करवाने, वो फाइल में हम एंट्री करके उधर सेंड कर देंगे, तो वो 400 हमें कैशबैक होंगे। इस तरह से होता है, लाइक वो फाइल हमने कस्टमर से ले लिया है वो हमें कैशबैक हो गया। हाँ, जो कस्टमर से मिल गया वो हमें रिटर्न मिल गया। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इस तरह से होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वहां पर हमें पता चल जाएगा कि अब हमारा 400 जो है वो वहां पर जमा हो गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर हमने अपने पास कैश रखा हुआ है तो हम उन्हें जाकर दोबारा से सबमिट करवा देंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब हम परचेजिंग करेंगे तो वो
50% डिस्काउंट आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखें, इसको मैं सारा डिस्कस करती हूँ आपके साथ। अब इसमें देखें, सबसे पहले वैट के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये जो इसकी डेट है वो 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ था यूके में। तब से वैट जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स। और वैट बेसिकली एक टैक्स है जो कि बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज दोनों पर चार्ज किया जाता है। सिर्फ गुड्स पर नहीं, ये नहीं कि आप चीजें खरीदेंगे और बेचेंगे तो होगा, बहुत सारी सर्विसेज के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी हैं। और बहुत सारे इस तरह के केसेस भी होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हम डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट करते हैं जब चीजों को, तो इंपोर्ट के दौरान भी हमें वैट पे करना पड़ रहा होता है। ठीक है, अब चीजें खरीदने का अलग और बेचने का अलग। नहीं, इंपोर्ट करते वक्त वैट पे करने की समय नहीं है। देखें, जब प्रोडक्ट्स को हम किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते हैं जी, जी। ना, तो उस वक्त भी हमें वैट पे करना पड़ता है। यानी कि अगर हम यूके में हम यूएसए से कोई चीज मंगवाते हैं तब भी हम वैट क्लियर करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट्स भी क्लियर यदि है। यूके मार्केट में काम करें तो किसी और कंट्री से अगर हम मंगवा रहे हैं यूके के अंदर, तो तब हम पे करेंगे। हाँ जी, तब भी पे करेंगे। वो जब और आप लेंगे तभी पे करेंगे जी, दोनों केसेस में पे करना है, चाहे हम यूके में रहते हुए खरीदें, चाहे यूके में रह के बाहर से मंगवाएं, दोनों केसेस में हमें वैट पे करना है। अच्छा, तो हम इसी में पर ये हम पे करेंगे यूके को, जी जी, ना कि UK यूएसए। नहीं नहीं, यूके। अच्छा मैडम, अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप बात कर रही थी, अगर हमने एक चीज़, अगर हम अमेजोन की एग्जांपल ले लें, हम तो इसमें चीज़ें यूके से परचेज करते हैं ब्रांड वालों से। जब हम ब्रांड वालों से चीज़ परचेज करते हैं तो इस वक्त जो हम ये वैट पे कर रहे होते हैं, ये ब्रांड को पे करते हैं या गवर्नमेंट को पे करते हैं? नहीं, ये देखिए ना, ये जो वैट होते हैं ब्रांड को ही पे करते हैं। हम ब्रांड को पे हाँ करते जी, हैं। ब्रांड को पे करते हैं, वो स्लिप हमें बना देते हैं। वो slip अब बना हमें पता, हम अपनी स्लिप्स जो हैं वो फाइल में लगाकर उसको गवर्नमेंट को सबमिट करवा देते हैं कि इतना वैट हम पे कर चुके हैं। ठीक फिर हो। उनका काम होता है ब्रांड से खुद निकलवाना। अच्छा, वो ब्रांड से कैश की फॉर्म में खुद लेते हैं। जी। अगर आप वाली बात कि हमने फॉर एग्जांपल चीज़ों के ऊपर 1000 वैट पे कर दिया, अब हमारे पास एक स्लिप आ गई, जी। ठीक है ना। अब जब हमने अमेजोन के ऊपर चीज़ों को डिस्प्ले किया है, एंड कस्टमर जब हमारी चीज़ों को बाय कर रहा है, अब जो वैट पे करेगा वो कस्टमर पे करेगा। जी, कस्टमर पे। अच्छा, जो कस्टमर पे करेगा वो हमारे अकाउंट में इकट्ठा वो हो इन फॉर्म जाएगा। ऑफ कैश आएगा ना। जी बिल्कुल ऐसे। जब ये कैश हमारे पास आ गया, फॉर एग्जांपल कि हमने 1000 उसको मतलब उसके रसीद की और 400 हमारे पास आ गया जी। कैश। अब ये जो 400 है ये हम गवर्नमेंट को जमा तो नहीं करवाएंगे? वो डिपेंड करता है, अगर वो रिक्वायरमेंट उनकी होगी कि आप सबमिट करवाएं तो हम करवा देंगे कैश। फिर ये होगा कि नेक्स्ट टाइम हमारे उस परमिट के ऊपर या वैट की रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर, क्योंकि हर एक का वैट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। मैं आपको भी दिखाती हूँ वैट का रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पर हमें शो होता है। अब वैट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जब हम किसी ब्रांड से नेक्स्ट टाइम परचेजिंग करेंगे ना, तो हमसे वो वैट का रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वायर करता है। जैसे ही हम देंगे, उन्हें पता होगा कि इसके क्रेडिट में ऑलरेडी $400 पड़े हुए, पाउंड्स पड़े हुए सॉरी, तो वो हमसे 400 डिडक्ट मतलब साइड पर करके बाकी जो बचेगा वो हमसे चार्ज करेंगे। ओके, समझ आ गई? अब मैं आपको दिखाती हूँ वैट होता कहाँ पर है। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी सारी चीजें इस साथ से क्लियर होती जाएं। अब इसमें ना मैं इस तरह से करती हूँ कि यूके की अमेज़न की वेबसाइट ओपन करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं किसी भी सेलर को लाइक ओपन करूँगी और स्टोर फ्रंट पे जाऊँगी। ओके। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली किसी ब्रांड की प्रोडक्ट निकाल देती हूँ ताकि आसान हो जाए। अब मैं ये ग्रूवी की यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल रही हूँ। चलिए लेट्स से ये जो वॉलेट है इसी को ओपन कर लेती हूँ। आप यहाँ पर देखिएगा, ये प्रोडक्ट जैसे ही ओपन होगी ना, तो इसके सेलर के हम उसके ऊपर जाएंगे। नहीं सर, अभी आपने क्लिक नहीं किया ना? वो रोटेट नहीं करना। वो नेट शायद से अच्छा, वो विजिबल नहीं है। मैं मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ, हालांकि आज डिवाइस ये नई ही आई है। अच्छा। फिर भी हमारी सिम का नेट से ज्यादा तेज होता है।
अभी जो प्राइस आ रही है दिस इज विदाउट वैट। जी जी, यहाँ पर कस्टमर ने खुद से वैट पे करना है, ठीक है ना। ओके। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी के भी स्टोर फ्रंट पे, किसी भी सेलर के स्टोर फ्रंट पे चले जाएं। अच्छा, अब यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल इसी स्टाइल डिस्काउंट के से मतलब चली जाती हूँ स्टोर फ्रंट पे। अब स्टोर फ्रंट पे जाकर देखिएगा वैट की रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वैट नंबर जो हम हमेशा कहते थे बाद में डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। ये वैट नंबर है, इसी से उस कस्टमर मतलब जब भी ये कस्टमर जाकर परचेज करेगा, क्योंकि इसने $400 ये पाउंड जमा करवा दिए हुए हैं पहले से। अच्छा जी। तो अब उसका अगर फॉर एग्जांपल 600 का बिल बनता है, तो 600 में फिर आपको सारे पे नहीं करने पड़ेंगे, वो 400 क्योंकि आपने पहले से डिपॉजिट करवाया है, अब वो 200 करवा। मैडम बाय द वे ये जो वैट है जी जी, इसका जो नंबर एक दफा आपको असाइन हो गया जी जी, ये फ्यूचर में सेम रहेगा? जी जी, ये सेम रहता है। ओके, यानी कि अच्छा अगर हम ये देखना कि आप ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस वैट नंबर के थ्रू हम इस बंदे को या इस कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ जस्ट लाइक एनटीएन नंबर। हाँ जी, एनटीएन नंबर है, जैसे नेशनल टैक्स नंबर होता है ना, उसी तरह ये वैट नंबर है, ठीक है। इस तरह से होता है ये। अब ये देखिए ना, ये पूरा एसटीआर नंबर है, ये वो वैट नंबर है, वैल्यू टैक्स होता है एसटीआर है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर बिजनेस नेम आ रहा है, बिजनेस टाइप आ रही है, ट्रेड रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, वैट नंबर आ रहा है, उसके बाद देखें फोन नंबर आ रहा है, कस्टमर सर्विस एड्रेस आ रहा है, ये वाला ये बिजनेस एड्रेस आ रहा है, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ये एफबीए शायद कम कर रहा होगा जिस वजह से इसने कस्टमर सर्विस एड्रेस नहीं दिया होगा। एफबीएम भी जो लोग करते हैं ना, वो ये वाला एड्रेस भी इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया कि कहाँ पर वैट में मिलता है और वैट जो है वो किस तरह से किया जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें देखिएगा कि ये वैट इंट्रोड्यूस मैंने आपको सारा बता दिया कि किस तरह से वैट को रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए हम रजिस्टर करवाते हैं, जिसमें हम गुड्स को चाहे बाय करें चाहे सेल करें कुछ भी करें, तो हम इजीली जो है वो दोबारा से रिक्लेम भी कर सकते हैं। रिक्लेम का मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि हमने इकट्ठा किया, जमा कराया, फिर रिक्लेम हो गया। रिक्लेम के लिए फाइल सबमिट करवानी पड़ती है, ठीक है। यानी कि इसमें भी वही फाइलर हम होते हैं, क्योंकि तो अपनी फाइल को रिटर्न फाइल जिसे हम कहते हैं वही सबमिट वहाँ पर भी होती है उसी तरह से, चाहे आप 6 महीने बाद करवा दें, चाहे 4 महीने बाद करवा दें, चाहे साल बाद करवा दें, ठीक है। तो वो जब हम वैट की रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पर हम लोग बताते हैं कि हम किस टाइप का वैट जो है वो लेना चाहते हैं। नॉर्मली क्या है ट्रेंड है इसका? नॉर्मली 6 मंथ्स का है, ठीक है, कि नॉर्मली 6 मंथ्स के बाद फाइल रिटर्न होती है, ठीक है। अब डिफरेंट वैट के रेट्स हैं जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं गुड्स पर और सर्विसेज पर जो कि प्रोवाइड की जा रही होगी। करंटली अगर हम देखें तो 3 स्टैंडर्ड हमारे पास रेट्स हैं। एक 20% वैट है, एक हमारे पास 5 to 7.5 है, यहाँ पर मिसिंग है ये 5 to 7.5% का प्लान है, और एक हमारे पास 0% है। अब इनको मैं जी जी अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड रेट होते हैं वो 20% और 5 to 7.5% और 0%, इन सब के दरमियान क्या डिफरेंस है। अब देखें, अगर किसी का जो ईयरली थ्रेशहोल्ड है वो 85,000 पाउंड से अगर कम होता है रेवेन्यू उसका जनरेट, तो ऐसे पर्सन 0% पे लाई करते हैं, यानी कि ईयरली उसका 85,000 पाउंड होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 85,000 जी। हाँ, वैट नहीं, रेवेन्यू, बिजनेस का रेवेन्यू 85,000 पाउंड पर ईयर, ठीक है। जिनका लेस होता है वो फिर वैट में रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाते, लाइक उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो वैट के लिए रजिस्टर्ड हो या ना हो। लेकिन वैट की रजिस्ट्रेशन से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि वैट की रजिस्ट्रेशन की क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट कि जब हम अमेज़न के ऊपर जाते हैं तो अमेज़न को पता होता है, क्योंकि हम यूके की मार्केट प्लेस में होते हैं और यूके की मार्केट प्लेस में रहकर हम
प्रोडक्ट्स को लाइक सेल कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, अमेजोन का यूके का अकाउंट बना होता है ना हमारा, तो अमेजोन को एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि ये एक ट्रस्टवर्दी किस्म का मतलब रिटेलर है या बिजनेसमैन है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि रेस्ट्रिक्शंस अमेजोन नहीं लगाता। उसके बाद अमेजोन को पता होता है कि ये हमारे कंट्री को भी लाइक यानी कि यूके की कंट्री को ये एक रेवेन्यू मतलब जनरेट करके दे रहा है, वैट इकट्ठा करके दे रहा है, तो उसकी वजह से कस्टमर और जो यूके की गवर्नमेंट है वो बहुत सारे आपके जो मसाइल होते हैं वो आपके करंटली मतलब साथ साथ सॉल्व कर रहे होते हैं, रिजॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें ये वाले मसाइल भी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जब हम इनवॉइसेस अटैच करते हैं ना वैट के साथ में, तो उसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि वो इनवॉइसेस फेक नहीं करा होती कभी भी, यानी कि क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनका ऑनलाइन चेक सिस्टम है, हम ऑनलाइन भी जाकर चेक कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मतलब उनके अकाउंट्स पर ये प्रॉब्लम आती है कि फेक या फिर वो टेम्परिंग वाली जो इनवॉइसेस होती है ना उसको करार देके ना अमेजोन उनके अकाउंट की हेल्थ को रिस्क में डाल देते हैं और समटाइम ब्लॉक भी कर देते हैं, सस्पेंशन हो जाती है। जब कोई पर्सन वैट पे करके अपनी इनवॉइस को अटैच करते हैं ना तो उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती है अमेजोन की तरफ से, तो इसका मतलब है कि वैट की रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर आपकी मतलब इसमें भी आगे जो रिड्यूस्ड रेट और स्टैंडर्ड रेट है, रिड्यूस्ड रेट में ये होता है कि आप जैसे ही थ्रेशहोल्ड से थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद आपके पास जो मतलब पहला स्टेप होगा वो रिड्यूस्ड रेट को सिलेक्ट करने का होता है कि आप 5 to 7.5% को सिलेक्ट करते हैं। मतलब 85,000 से कम जाएंगे? जी जी बिल्कुल। 85 से कहाँ तक जाएंगे तो ये अप्लाई? उससे मतलब तकरीबन 1,50,000 तकरीबन 1.5 लाख पाउंड के करीब तक ये हम इसको कंसीडर करते हैं। और कुछ लोग बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और जिनका खास तौर पे प्राइवेट लेवल का काम होता है, वो ज़्यादातर जो है वो स्टैंडर्ड रेट्स जो है उसको परचेज करते हैं, ठीक है। लेकिन होलसेल में ज़्यादातर लोग जो पैन लेते हैं वो 0 से 5 से 7.5% वाला लेते हैं, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड रेट होते हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट लेवल वाला वो लेते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जो स्टैंडर्ड रेट है वो डिफ़ॉल्ट रेट है, यानी कि असल में एक्चुअल में 20% वाला ही अच्छा वैट कंसीडर किया जाता है और वही सेलर अच्छा कंसीडर किया जाता है। तो क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज और गुड्स के ऊपर ये चीज़ कर रही होती है, लेकिन स्पेशली अगर हम देखें ना कि सबसे पहले हम जीरो वैट पर होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, हमें हमारी इनवॉइसेस क्लियर नहीं हो रही होती। जब तक इनवॉइस क्लियर नहीं होती ना तब तक जो प्रोडक्ट हम अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं ना उसकी लिस्टिंग एक्टिव ही नहीं होती। इसलिए इनवॉइसेस को क्लियर करवाना भी एक मुश्किल काम होता है। उसके लिए अच्छा तरीका या अच्छी अप्रोच यही है कि वैट की रजिस्ट्रेशन करवा ली जाए। बेशक आप 5 to 7.5% वाली रेंज में करवा लें, ठीक है। और अगर आप उसमें 20% में करवाते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन होलसेल का मॉडल फिर उसमें नहीं होना चाहिए। होलसेल में फिर कुछ भी नहीं बचता उसके अंदर, बहुत कम, यानी कि 20% तो आपने उधर ही दे देना है और आपने 20 to 25% प्रॉफिट मार्जिन की तलाश करना है, फिर शिपमेंट भी है, तो बहुत लो कॉस्ट में कोई भी आपको प्रोडक्ट नहीं देगा। 20% में रिटर्न तो आ जाएगा, वो तो वहाँ का वहाँ नहीं खड़ा। देखिए जरूरी नहीं होता कि सारे का सारा ही वापस आ जाए, जरूरी तो नहीं होता सारे का लेकिन सारा। कुछ amount तो जी वापस कुछ आ जाती है वापस, लेकिन जितनी वो sale फिर होगी। लेटर ऑन आती है ना तब तक आपकी इन्वेस्टमेंट बाउंड हो जाती Bound हो है। जाती है। तो अगर होलसेल में आपके पास पहले इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है तो फिर तो आपके लिए मसाइल है ना कि आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके बैठ पहले जाते हैं। स्टार्ट में हमें 5 to 7.5 मिलेंगे। जी ऐसे ही तो wholesale उसमें वेरिफिकेशन करता है Amazon? जी करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि हमारे पास इसी तरह से वैट का रजिस्ट्रेशन नंबर आया होता है। नहीं आपने कहा था ना कि इनवॉइसेस जब जाती हैं वैट की तो वेरिफिकेशन नहीं होती। जी ऐसे ही है, ऐसे ही। तो अगर हम रिड्यूस्ड रेट वाला करते हैं वैट सेलेक्ट करते तो हम हैं तो सिलेक्ट रजिस्टर्ड है ना वैट के लिए, तो फिर भी नहीं होगी वेरिफिकेशन। अच्छा फिर नहीं होगी। ठीक है, यानी कि 0% रेट वाले की वेरिफिकेशन होगी, बाकियों की नहीं होगी, ठीक है। रिड्यूस्ड वालों की नहीं और स्टैंडर्ड की भी तो नहीं। स्टैंडर्ड बट ये अब आपने क्या कि नॉर्मली 85,000 से लेके 150 ये 85,000 पर मंथ ये रहता। अब सवाल पर क्या होता है कि year। रेवेन्यू तो हमारे पास जो आना है वो तो आना है 1 साल के बाद। जी जी ये जो वैट को रजिस्टर करवाने का मामला है ये तो होगा स्टार्ट में। जी ऐसे ही है। ठीक है। इसीलिए ज्यादातर रिकमेंडेड यही होता है कि आप 85,000 को
मतलब उस थ्रेशोल्ड को छोड़ दें, आप इनिशियली करवा लें वैट, ताकि शुरू से ही आपको मसाइल का सामना ना हो। यानी कि आप कह रही हैं कि हम उस चक्कर में ना पड़े, हाँ। हम 5 to 7% वाली कैटेगरी में फॉल करवा लें अपने आप को, क्योंकि यूके में अगर काम करने ना तो ये आपको बाद में भी करना और पहले भी करना, तो बेहतर ये कि पहले ही कर लो, ठीक है। उसमें आपको बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि स्टार्टिंग में ही अमेज़न का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि ये तो बंदा पहले ही वैट रजिस्टर करवा के आया हुआ है, तो वो आपको स्टार्टिंग में किसी किस्म का टफ टाइम नहीं देगा अमेज़न। वरना स्टार्टिंग में क्या होता है कि अभी एक क्लाइंट है मेरे साथ, वो मतलब मेरे साथ जो शेयर कर रहे हैं वो उनका अभी उन्होंने कुछ अर्सा पहले अकाउंट क्रिएट करवाया और उनकी अकाउंट की हेल्थ को रिस्क आ गया और अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अब वो तरह तरह की चीज़ें अमेज़न मांग रहा है। रीज़न क्या है कि उनका अकाउंट था यूएसए का और उन्होंने मतलब यूएसए की सारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बना लिया था, लेकिन उन्होंने रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ था। अब वो बार बार उनसे टैक्स नंबर मांगते हैं, अब टैक्स नंबर है नहीं, वो कहते हैं जब तक आप टैक्स नंबर प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक ये बंद है, और टैक्स नंबर लेते हुए कम से कम आपको 15 से 20 दिन लग जाते हैं, और अकाउंट की सस्पेंशन की लास्ट डेट 30 डेज होती है, उसके बाद वो मतलब टेम्परेरी सस्पेंड करते हैं फिर परमानेंट कर देते हैं। तो मतलब इस तरह के रिस्क होते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में अगर बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अकाउंट को यानी कि स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल हो वो हमें पहले से ही करवा लेनी चाहिए, ना कि हम बाद में कहें कि भाई इतना रेवेन्यू इकट्ठा करें उसके बाद भी तो देना है। वो 85,000 इकट्ठा होने के बाद जब हम बनवाते हैं ना, वो जो 85,000 इकट्ठा हुआ होता है ना, उसमें से भी वो चार्ज कर लेते हैं, तो पहले ही दे दो बाद में तो देना। मैंने 5 to 7% पे करवा लिया रजिस्टर्ड, ठीक है। अब इसमें भी कोई लिमिट है कि फॉर एग्जांपल मैं या अगर मैंने 5,000 पाउंड का भी बिजनेस किया उस पर भी मैं पे करूंगा, या कोई लिमिट है कि इतने परसेंट तक नहीं होगा उसके बाद जाकर बैठ होगा? नहीं, असल में वो वही बात है कि रेवेन्यू इतना आपका इकट्ठा हो गया ना, अगर एक साल में नहीं इकट्ठा हुआ 85,000, तो जब भी 85,000 होगा वो तब भी आपसे पिछला सारा भी चार्ज करेगा। है? हाँ जी, देखिए अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है ना, हमने 85,000 का थ्रेशोल्ड पूरा करना है, चाहे हम 6 महीने में कर लें वो पूरा, 6 महीने के फौरन बाद आपको कहेगा कि अब ये जो जितना पैसा इकट्ठा किया ना इसमें से अब वैट तो रजिस्ट्रेशन करवाओ और इस पैसों के ऊपर, इस रेवेन्यू के ऊपर मुझे वैट जो है वो पे करो। तो इसलिए फिर बेहतर होता है। जैसे पाकिस्तान में 1 साल का होता है, ठीक है, उधर भी 1 साल का ही होगा, जी जी ईयरली होगा। अब 1 साल में फॉर एग्जांपल 5 to 7% के लिए वैट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 50,000 पाउंड का मैंने बिजनेस किया, मैंने सबके ऊपर पे कर दिया जी। क्या उनकी पहले कोई ऐसी लिमिट है कि $50,000 होगा तो इनको ये पड़ेगा? 0% तो अभी आप भूल जाए ना, वो सेपरेट केस है, ठीक है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट ईयर जब जाना है, अब फॉर एग्जांपल मैंने वैट पे कर दिया है, रिटर्न ऐसे ही होता है ना कि मेरी लिमिट होती है, एक लिमिट है, मैं वैट अचीव कर लिया, जीएसटी साथ पाकिस्तान में पे कर दिया, लेकिन एनुअली मैंने 90 लाख पे गया, मैं करोड़ पे गया ही नहीं, ठीक है। अब अगले साल क्या होता है, मैं टैक्स पे नहीं करता, वही मेरा एडजस्टमेंट हो जाती है। उनका क्या सिस्टम होगा? उनका भी सेम इसी तरह का सिस्टम है कि आप देखें जब तक आपने 5 to 7.5 को सिलेक्ट कर लिया ना, उसके बाद अब इसमें भी सेम यही सिचुएशन है कि अगर आपने उस क्राइटेरिया को मीट नहीं किया आपका टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। जब आप उस क्राइटेरिया को मीट कर लेंगे उसके बाद ही वैट पे करेंगे, तो इसका मतलब है रजिस्टर पहले हो जाए, क्योंकि बाद में भी होना है, तो बाद में 85,000 का रेवेन्यू आपके पास आएगा, तो उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसमें भी वही सिचुएशन है ना कि आपको लाइक उसमें भी आपको इसी तरह से होगा कि बाद में पे करना पड़ेगा। तो इसमें ये रजिस्ट्रेशन पहले करवा लो, फौरन तो नहीं कटना स्टार्ट होगा, जब आप उस लिमिट तक पहुंचोगे तो उसके बाद वो आपकी वाली बात, चाहे उस लिमिट पे आप 6 माह में पहुंच जाए, चाहे आप 1.5 साल में पहुंच जी बिल्कुल, जैसे आपने 85,000 पाउंड को टच कर लिया, हाँ जी, वो आपसे जिस कैटेगरी में आपने फॉल किया होगा 5 to 7% वो आपसे क्लेम कर लेगा उसको, ठीक है ऐसे वो इन द फॉर्म ऑफ आप कैश पे देना पड़ेगा आपको। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो इन द फॉर्म ऑफ कैश देना पड़ेगा मैडम, ये क्या हमारे इस वक्त जो बैंक अकाउंट में आएगा वहाँ से कोई लेगा, वो कहाँ से लेगा, हम कहाँ से पे करेंगे इसको? देखिए वो जो हमारा मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वैट की रजिस्ट्रेशन के दौरान दी जाती है, वो उसी से चार्ज करेगा। ओके, तो यानी हमें हर प्रोडक्ट के लिए 7.5% सेपरेट कर देना चाहिए, पहले ही कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ टैक्स का रूल बहुत हार्ड है, हाँ जी, क्योंकि वहाँ पर तो यहाँ पर तो हम कम भी शो करके कर सकते हैं ना, वहाँ पर इस तरह से नहीं है, वहाँ पर जो रेवेन्यू आपने इकट्ठा किया है उसमें से आपको वैट देना ही देना है, कुछ भी उधर बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का रूल है इसके मामले में।
ठीक हो ठीक है। अब जी जी ये 5 to 7% इसमें आगे क्या क्राइटेरिया है, यानी फिर अब रिड्यूस अमाउंट के साथ तो इसकी कितनी लिमिट है 6 मंथ? नहीं, ये 6 everyone ईयरली ये है, यस है, लेकिन उसमें ये है कि अगर ईयरली आप अचीव नहीं करते उसको तो फिर आपको टाइम एक्सटेंड हो जाता है आपका, ठीक है। अब वैट की चार्जिंग किस तरह से होती है वो अगर हम देखें तो वैट जो है वो गुड्स और सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं उस पे वैट जो है वो टैक्सेबल होता है, और वैट जो है उसको हम फुल सेल प्राइस के ऊपर चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जितने में